तरह से पिछले सुनवाई में ही समिति को लेकर सवाल खड़े किए थे, जवाब मांगा था। उसके बाद विकास एनकाउंटर मामले में कमीशन का गठन भी कर दिया गया है। जांच की रिपोर्ट 2 महीने में मांगी गई है। 1 हफ्ते में आयोग अपना काम शुरू करे, इस तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पूर्व जस्टिस BS चौहान इस आयोग को हेड करेंगे। पूर्व DGP KL गुप्ता भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। CJI ने यूपी सरकार से कहा है कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एनकाउंटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। जांच आयोग कानपुर से ही काम करेगा, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज विकास दुबे मामले पर सुनवाई हुई। जिस तरह से पिछले सुनवाई में भी सख्त लहजे में सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट ने, कहा था कि इतने केस होने के बाद भी आखिर ये दुर्दांत अपराधी जमानत पर कैसे था? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? आयोग के सदस्यों पर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खड़े किए थे और उसके बाद जवाब गुरुवार तक मांगा था। और इससे पहले सोमवार को जब यहाँ पर सुनवाई हुई, आज जब सुनवाई हुई है यहाँ पर, तब इस तरह का फिर से रुख देखने को मिला है। फिर से सख्त टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है और आयोग का गठन भी यहाँ पर किया गया है। पूर्व DGP KL गुप्ता भी उसमें शामिल किए गए हैं। CJI ने सरकार से ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। यूपी में एनकाउंटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आया है। जांच आयोग कानपुर से ही काम करेगा, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन का गठन कर दिया है। विकास एनकाउंटर मामले में कमीशन का गठन किया गया है। जांच की रिपोर्ट 2 महीने मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि 1 हफ्ते में आयोग अपना काम भी शुरू कर दे। तो पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व DGP KL गुप्ता भी शामिल किए गए हैं। विकास दुबे एनकाउंटर के हर पहलू की जांच ये आयोग करेगा और 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। एनकाउंटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कल, जिस तरह से पिछली सुनवाई में भी सख्त रुख था सुप्रीम कोर्ट का, आज भी उसी तेवर में नए आयोग का गठन और साथ ही निर्देश भी। पुष्कल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है पुष्कल से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। इधर बढ़ते हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए सब पुरियों समेत देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों की मिट्टी, नदियों के जल और पहाड़ों की मिट्टी भी मंगाई जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो भूमि पूजन के अनुष्ठान कार्यक्रम में अयोध्या और काशी के धार्मिक और वैदिक विद्वान गणेश पूजन के साथ इन्हीं सामग्रियों से वैदिक रीति रिवाज से रामानंद परंपरा से पूजन और अनुष्ठान कराएंगे। पूजन की जो तैयारी है वो सभी तरह से लोग कर रहे हैं। ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो भूमि पूजन जो है लगभग 2 घंटे चलेगा और इसमें जो है वैदिक विद्वान अयोध्या और काशी के भी होंगे और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री आएंगे, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाएगा क्योंकि आजकल जो बीमारी है वह किसी की नहीं है, तो इसका पालन पूर्णता होगा क्योंकि सरकारी जो एक आदेश है उसका निर्देशों का पालन होगा समाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर पीएमओ से भले ही आधिकारिक पुष्टि न हुई हो, लेकिन रामनगरी में भूमि पूजन की तैयारियां अपने चरम पर है। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के दौरान जो अनुष्ठान होगा वो रामानंदी परंपरा के अनुसार होगा। साथ ही साथ जो सप्तपुरियों से मिट्टी लाई जाएगी, पहाड़ों से मिट्टी लाई जाएगी, नदियों के जल लाए जाएंगे और उन्हीं को लेकर जो धार्मिक अनुष्ठान होगा उसमें जो पुरोहित होंगे वो अनुष्ठान करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री करीब 4 घंटे अयोध्या में इस कार्यक्रम में रहने की उम्मीद बताई जा रही है। और सबसे अहम बात है कि भूमि पूजन के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि वहां पर भीड़ ना हो। इसके लिए जो आंदोलन से जुड़े शीर्ष नेता हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो भले ही अभी तक पुष्टि ना हो पाई हो प्रधानमंत्री के अयोध्या आने की, लेकिन तैयारियां अपने चरम पर हैं और उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा जो कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। कैमरामैन दिष्टाम थेम के साथ संजीव आजाद, भारत समाचार, अयोध्या।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खुद संजीव हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। संजीव, जिस तरह से माहौल हर दिन अब बदलता जा रहा है, उत्साह है, उमंग है, पीएम मोदी का इंतजार है और मन में भावनाएं भव्य मंदिर की हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? तैयारियां किस तरह की, क्या कुछ नया सामने आ पाया आज? जी शैलेंद्र, आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या के साधु संत हों या आम राम भक्त हों, सभी शुरू से ही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ उनका कहना था कि जल्द से जल्द जो है भगवान के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। अब ऐसे में निर्माण की जो तिथि है वो नजदीक आ रही है, तो लोग जो यहाँ के साधु संत हैं, आम भक्त हैं, यहाँ के जो है सभी धर्मों से लोग जो हैं वो सभी लोग उत्साहित हैं और उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आएंगे और राम मंदिर के शिलान्यास और पूजा के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जी संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अयोध्या से हम आपको ये खबर बता रहे थे। बढ़ते हैं आगे। नमाज पर लगी पाबंदी को सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने गलत बताया, सभी मस्जिदें खोलने की मांग उठाई है। वहीं सपा सांसद बर्क के बयान पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। और इसके अलावा बहरहाल इसमें इस मौके पर मैं एक मांग ये है कि चूँकि इसमें रोजाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाएं। यहाँ पर चूँकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर प्यार में धोखे और उसके कातिल अंजाम में खाकी की भूमिका भी सवाल के घेरे में है। दरअसल गाजियाबाद की प्रिया चौधरी मोदी नगर में एक पार्लर की मालिक थी। करीब 8 साल पहले पति के अलगाव के बाद प्रिया मोदी नगर में रहकर अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। करीब 4 साल पहले प्रिया की फेसबुक के जरिए मेरठ के अमित गुर्जर से दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर अमित के कहने पर प्रिया बेटी को लेकर मेरठ आ गई और यहाँ एक फ्लैट खरीदकर अमित के साथ लिव इन में रहने लगी। मार्च 2019 में प्रिया को पता चला कि अमित गुर्जर मेरठ के भूड़-बराल गांव का शमशाद अली है। प्रिया ने शमशाद पर प्यार में फरेब का आरोप लगाया तो उसने प्रिया को किसी तरह से शांत करने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो अपने घर ले जाकर उसने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी। प्रिया की सहेली ने इस मामले में अप्रैल के पहले हफ्ते में पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन शमशाद के रसूखों तले पुलिस ने चंचल पर दबाव बनाकर शिकायत वापस करा दी। वहाँ से मुझे थाने से कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैंने परेशान होकर बहुत ज़्यादा, जब पुलिस बार बार मेरे घर आ रही थी तो मैंने परेशान होकर मतलब एक एप्लीकेशन और दी कि मुझे अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। फिर हम एसएसपी के यहाँ पे गए, अजय सियानी हैं, उनके यहाँ पे पीआरओ से मिलकर उनसे मुलाकात की, उन्हें सारी घटना बताई। फिर उन्होंने इस बात का एक्शन लिया, जब जाके ये खुलासा हुआ। वो जो पुलिस वाले इसमें शामिल हैं वो मोमडन के लड़की फेसबुक पे उसके फ्रेंड लिस्ट में है। वो एक चीज 3 महीने है चली आ रही है। 3 महीने चले आने के बाद लड़की भी आ रही है, 2 मिनट में भी लड़की भी यहीं आ रही है। जिन्हें केस करा था वो लड़की भी यहाँ पे आ रही है। इसमें पूरा का पूरा थाना जो है मिला हुआ है, पूरे थाने की वो है, पूरे थाने ने लड़की को गलत बताया। वहाँ पर खुदाई कराई गई तो उसमें से डेड बॉडी दोनों की संभवतः मिली है, जिसका डीएनए परीक्षण करा करके इसको तस्दीक किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की वैधानिकता और साक्ष्य संकलन में कोई त्रुटि न हो। फील्ड यूनिट के द्वारा वहाँ पर जो भी कुछ साक्ष्य मिले हैं उनको भी एकत्रित किया गया है। इसके साथ ही जो अभियुक्त है उस अभियुक्त की तलाश के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं वो चंचल बोल रही हूँ, जो मोदी नगर आप आए थे। बोलिए चंचल बोलिए। सर, पता लगा कुछ उनका? तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ी सर, वो मुझे कह रहा है। और दूसरी बात, एक उसका पता तो लगना चाहिए। मैं बिल्कुल पीछा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने की पता। तुम्हें जब उसका घर द्वार नहीं पता, तुम्हें कुछ बात नहीं पती, तो केवल उसी का पता करना है। तो सर मतलब ऐसे तो इसका ये पता नहीं कहाँ की रहने वाली है। नहीं, हमारे यहाँ पे रह के गई थी। अगर इंसान तुमने रफी गलत दिया उसको, तो मतलब रहने दो। अगर उसने मार दिया, उसने बेच दिया तो सही है, अच्छी बात है। मार दिया तो बॉडी मिलेगी उसकी, क्यों परेशान हो? तो बॉडी तो जब मिलेगी जब कोई कार्रवाई होगी। आप तो कह रहे हो कार्रवाई लग नहीं रहा, भागते फिर तुम तो कहीं गई नहीं देखने, कहीं गई थी? नहीं, मैं तो कहाँ जाती देखने, आप बताइए। चलो आ जाना, एक गाड़ी कर लो, कल घूमते हैं, ठीक है।
तो मेरठ में जिस तरह से मोहब्बत में फरेब हुई और उसके बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद कई सवाल थे। 3 साल पहले कत्ल करके लाशें छुपा दी गई थी। घर में ही हत्यारे ने 2 लाशें छुपाई थी। इन लाशों के अवशेष की तलाश में जेसीबी यहां पर लगाई गई है। जेसीबी से आरोपी का घर ढाया जा रहा है। आज सुबह इसी घर में 2 लाशें मिली हैं। गैर मजहबी का राज खुला तो हत्या कर दी गई। प्रतापपुर के भोड़ बराल गांव में यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो मेरठ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से मोहब्बत में धोखा हुआ और उसके बाद जब गैर मजहब के होने की बात सामने आई तो महिला और उसकी बेटी की हत्या करके लाश घर में छिपा दी गई। आज ये लाशें बरामद की गई हैं और उसके बाद अब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब लगातार शिकायत की जा रही थी तो मामले में दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? आखिर कार्रवाई से गुरेज क्यों था? आखिर शमशाद का कैसा रसूख था जिसके आगे खाकी नतमस्तक दिखी और कार्रवाई की बात से किनारा काटती रही? मेरठ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से अब कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी लगाकर अब यहां पर शमशाद के घर को ढाया जा रहा है। लाशें आज इस घर से मिली थी। जानकारी के मुताबिक किस तरह से यहां पर मोहब्बत में धोखे के बाद कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। बढ़ते आगे, बात करेंगे कोरोना की। तो यूपी में 2308 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 2308 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 55,588 कोरोना मरीज हो चुके हैं। यूपी में 1,263 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के 20,825 अभी भी एक्टिव केस हैं। ट्रेसिंग की टीम लखनऊ में दुगनी कर दी गई है। तो यही अपेक्षा की गई है कि हर जनपद में जिलाधिकारी स्वयं सीएमओ के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम को इतना मजबूत कर दें कि जो भी नए केसेस आए उनको छोड़कर, आज के केस छोड़कर कल तक के जितने भी केसेस हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी जिसका भी सैंपल लिया जाए, कोई ना कोई ID कार्ड जरूर लिया जाए, जिससे कि किसी गलत पते के आधार पर अपना सैंपल न दे सके। 24 घंटों में संक्रमण के 2308 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या 20,825 है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,263 लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़ गए हैं। लखनऊ से संजय, झांसी से एस झा और मेरठ से नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। मेरठ की बात करें तो महामारी की कहानी आज क्या कुछ कहती नजर आ रही? देखिए, आज के जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन कल भी करीब 35 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो मेरठ में मिले हैं और ये सिलसिला पिछले कई महीनों से लगातार जारी है और लगातार लोगों की मौतें भी हो रही हैं जो कोरोना के पॉजिटिव हैं, चाहे वो मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो या फिर सुभारती विश्वविद्यालय का कोविड अस्पताल। स्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई हैं। हालत यह है कि बाज़ार खुल रहे हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन एक कैंपेन चलाया गया था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक चला था। उस दौरान बहुत सारे सैंपल्स बड़ी तादाद में जिनकी टेस्ट रिपोर्ट आई थी और बड़े तादाद में जो कोविड पॉजिटिव है वो भी मिले थे। लेकिन 12 तारीख के बाद से वो कलेक्शन जो है बंद कर दिया गया है। एक कम्युनिटी स्कैनिंग का एक कार्यक्रम था, उसके बाद से जो पॉजिटिव्स की संख्या है वो लगातार घट गई है और टेस्ट के जो जितने टेस्ट पहले चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं घट गए हैं। तो जो एक कैंपेन लगातार चलना चाहिए था जिससे कोविड मरीज हैं उनका पता लगाया जा सके, वो फिलहाल स्वास्थ्य महकमे ने बंद बिल्कुल कर दिया नरेंद्र, है। जो इच्छा तो शक्ति एक लगातार कारण ये दिखाई भी- जानी चाहिए थी वो नहीं दिखी, जिसकी वजह से कहानी बदलती हुई ज्यादा नजर नहीं आ रही। एस झा हमारे साथ झांसी से लगातार बने हुए। एस, कल भी हमने तस्वीर देखी थी, झांसी में लगातार तेजी से नए मरीज सामने आ रहे हैं। क्या कवायदें यहाँ पर की जा रही हैं कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए? देखिए, झांसी की बात करें, जब से बाजार जो खुला है
बाजार खुलने के वजह से कोरोना के जो मरीज बढ़े हैं, जबकि प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी घर घर सैंपलिंग कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, इसके बावजूद भी लोग लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब से होम क्वारंटीन की जो बात आई है, लोग अपने घरों में हैं, लेकिन होम क्वारंटीन जो होते हैं उनका परिवार के वो लोग बाहर निकल जाते हैं, लोगों में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कड़ी कार्रवाई करें उनके प्रशासन, तब वो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज कोरोना की बात करें, 24 घंटे रिपोर्ट आनी थी, हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सुबह की बात करें तो 106 जो मरीज मिले थे और आज 1344 हो गए, जबकि 52 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो कोरोना के जिस तरीके से मरीज जो बाहर घूमते हैं, इसके लिए प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, कहीं न कहीं तो बदलाव हो सकता है। लेकिन शहर के अलावा अब गांव देहात क्षेत्र में कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं, तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दावे थे कि हर किसी को महफूज रखा जाएगा, महामारी के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, लेकिन जमीन पर वो कवायदें दिख नहीं रही हैं। संजय हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। संजय, 24 घंटे की बात करें तो कोई दिन भी ऐसा नहीं जब कोई रिकॉर्ड ना बन रहा हो। 1500, 1700, 2000 यही कहानी है तमाम कवायदों के बाद। आखिर तमाम कोशिशें रंग क्यों नहीं ला पा रही? बिल्कुल सर, 24 घंटे की बात करें तो 2308 केसेस निकल के आए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है कोरोना का। हालांकि जांच अब तक 16 लाख जो सैंपल हैं वो ले लिए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस कितना घातक है और किस तरीके से वो लोगों को पीड़ित कर रहा है कि 1000 से ज़्यादा की मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कि सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जाँच की जो दायरे हैं वो बढ़ाए जाएँ, उसकी वजह से आंकड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो सरकार की दलीलें हैं। लेकिन अभी भी एहतियात की कहीं ना कहीं कमी है। हालांकि लखनऊ में आज 92 केसेस मिले हैं और 5 दिन ओपन रहता है, 2 दिन बंद किया जाता है, सैटरडे और संडे। तो लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि लखनऊ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और जिस तरीके से संख्या एक दिन में 400 से ज़्यादा की मिली थी, उससे सीएम ने जो है खासे नाराज़ हुए थे और अधिकारियों को बहुत ही सख्त निर्देश दिए थे। उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है कि जांच के दायरे बढ़ाए गए हैं। संजय, यहाँ पर महामारी को रोकने के तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन कहानी बहुत बदलती नजर नहीं आ रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, इस वक्त देवरिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहाँ पर खामपा थाना क्षेत्र के पुरैना गाँव में मायके में रह रही पति ने फायर कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी पति को दौड़ाया तो उसने बचाव में गोली चला दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक ने खुद को भी गोली मार ली। इलाके में 2 हत्याएं होने से सनसनी फैल गई है। देवरिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से युवक ने मायके में रह रही अपनी पत्नी पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जब ग्रामीणों ने युवक को दौड़ाया तो उसने गांव वालों पर फायर कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं खुद पर भी उसने गोली चलाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस दिल दहला देने वाली वारदात में? जी देखिए सैलन, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह एक युवक अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके गया था, किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई, उसने अपने पत्नी के ऊपर गोली चला दी, लेकिन गोली फायर नहीं मिस कर गई। लेकिन उसी के बचाव में ग्रामीण गांव का एक ही फारूक नाम का लड़का उसको बचाने लिए जाता है। आनंद फानन में इसने उस फारूक नाम के युवक पर गोली चला देता है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जब ग्रामीणों ने इसको दौड़ाया तो अपने आप को गिरा समझकर इसने भी अपने आप को भी गोली मार ली, जिसकी मौके पर मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मैं फोर्स देवरिया के एसपी श्रीमत मिश्र जो है वहाँ पहुंच चुके हैं और जो पूरी घटना की अभी भी जानकारी ली जा रही है। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो देवरिया से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से वारदात सामने आई है।